आज क्या पढ़ेंगे? एनजी ट्यूब। क्या पढ़ेंगे? एनजी ट्यूब। सुनो, इधर सुनो। एनजी ट्यूब किस किस कंडीशन में पेशेंट को डालते हैं? हमको बोलने दो, तुम दिमाग में रिकॉल करना। रात को जब सोओगे ना, दिमाग में रिकॉल करना, पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ें वहीं तुमको मेमोराइज हो जाएगा। एनजी ट्यूब जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब आ जा रहा पीछे तक। एनजी ट्यूब जिसको फुल फॉर्म में बोलेंगे नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मेनली उसका यूज हम लोग करते हैं फूड को देने में, इसलिए उसको दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? फीडिंग ट्यूब। कौन सा ट्यूब? फीडिंग ट्यूब। चूंकि एनजी ट्यूब का डिस्कवरी एक साइंटिस्ट किया जिसका नाम था राइल्स, इसीलिए उसका तीसरा नाम क्या पड़ गया? राइल्स ट्यूब। एनजी ट्यूब उसी को नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते, उसी को राइल्स ट्यूब भी बोलते, उसी को फीडिंग ट्यूब भी बोलते। एनजी ट्यूब जिसको फुल फॉर्म में नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते। नाजोगैस्ट्रिक क्यों बोले? क्योंकि नाक से डालेंगे। गैस्ट्रिक क्यों बोले? अल्टीमेट वो कहाँ तक पहुँचेगा? स्टोमक में पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? इतना याद रहेगा ना। अब देखो, एनजी ट्यूब का मेनली पर्पस क्या होगा? दो पर्पस मोस्टली होगा। पेशेंट खुद से भोजन इंटेक नहीं कर पा रहा, तो भोजन को इंटेक कराने में, भोजन को इंसर्ट कराने में, मतलब फीडिंग कराने में। कोई भी पार्टिकल जब स्टोमक में डालेंगे उसको लवाज बोलेंगे कि गवाज। फूड को गिवन करना को, फूड को देने को क्या बोलेंगे? गवाज। फूड पार्टिकल को स्टोमक से रिमूव करने को क्या बोलेंगे? लवाज। स्टोमक से निकालना को क्या बोलेंगे? लवाज। समझ रहे हैं ना? तो एनजी ट्यूब का मेनली दो पर्पस, या तो लवाज के रूप में स्टोमक का कंटेंट को खाली करने के लिए, या तो गवाज के रूप में कोई फूड पार्टिकल को स्टोमक में देने के लिए। यही मेन उद्देश्य से एनजी ट्यूब को एडमिनिस्टर करता है ना। अब किस किस कंडीशन में एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे? पेशेंट है बेहोशी का हालत में है, उसको फूड चाहिए ना, उस दौरान एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। पेशेंट है जिसका ओरल सर्जरी हो रखा है, मुंह से कुछ नहीं ले सकता है, तब क्या करना पड़ेगा? एनजी ट्यूब इंसर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? पेशेंट है जिसको स्ट्रोक हो रखा है, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक के वजह से पूरे बॉडी में पैरालिसिस मार देता है। इस प्रकार हार्ट अटैक में हार्ट डैमेज होता है ना, ब्रेन अटैक को हम दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। समझ रहे हो ना? क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। वो हो गया, उस दौरान पेशेंट खुद से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो उसमें न्यूट्रिशन देने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनजी ट्यूब इंसर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? कोई पेशेंट इतना वीक है कि जो खुद से नहीं खा सकता, क्या इस इंसर्ट करना पड़ेगा? एनजी ट्यूब। समझ रहे हो ना? एनजी ट्यूब का लेंथ देखो, एनजी ट्यूब अलग अलग इंसान में अलग अलग नंबर का डाला जाता है। न्यूनेट, इन्फेंट, एडल्ट में अलग अलग नंबर का डाला जाएगा। जिस प्रकार कैनुला का नंबर होता है, उसी प्रकार किसका नंबर होता है? एनजी ट्यूब का भी नंबर होता है। उसी प्रकार किसका नंबर होगा? एनजी ट्यूब का। 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। मोस्टली एनजी ट्यूब हॉस्पिटल में जो यूज किया जाएगा 14, 16 और 18 नंबर का मोस्टली यूज किया जाएगा। 14, 16 और 18 नंबर का एनजी ट्यूब यूज किया जाएगा। एक बात याद रखना, जैसे कैनुला में जैसे नंबर बढ़ रहा था 18, 20, 22, 24, 26, जैसे नंबर बढ़ रहा था कैनुला में, कैनुला का डायमीटर कम हो रहा था, फ्लो रेट कम हो रहा था। लेकिन जस्ट इसका उल्टा क्या होगा? एनजी ट्यूब में जैसे नंबर बढ़ेगा 14, 16, 18, 20, जैसे जैसे एनजी ट्यूब का नंबर बढ़ेगा उसी प्रकार एनजी ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा कि घटेगा? एनजी ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा। अगर बच्चा है तो 8, 10 नंबर का एनजी ट्यूब लगाएंगे। एडल्ट इंसान है उसमें बड़ा साइज का एनजी ट्यूब लगाएंगे। अभी सब बात हम लोग पढ़ेंगे। इतना बात समझ रहे हैं ना? देखो, फिर उसके बाद फिर कल हम बताए थे कि चाहे एनजी ट्यूब 8 नंबर का हो, चाहे एनजी ट्यूब 18 नंबर का हो, दोनों का लेंथ क्या होता है? सेम होता है। उसका डिफरेंसेस किस में देखने को मिलेगा? तो डायमीटर में।
किसमें? डायमीटर में। इतना समझ रहे हैं ना? लेंथ क्या होगा? सेम होगा। अब तुमको कलर देख के देखो, अभी हम एनजी ट्यूब का कलर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बेस पर तुमको बताना है। सुनो, मोस्टली एनजी ट्यूब 14, 16 और 18 नंबर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। हॉस्पिटल में मोस्टली 14, 16 और 18 नंबर का ही एनजी ट्यूब लगता है। इसको कलर में याद रखने के लिए GOR हम ऐसे करके याद रखते हैं। G मतलब ग्रीन, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। याद रहेगा? 14 नंबर का कलर ग्रीन, 16 नंबर का कलर, 18 नंबर का कलर, जबकि 18 नंबर कैनुला का कलर बताओ। 18 नंबर कैनुला का कलर बताओ। 20 नंबर कैनुला का कलर बताओ। 22 का, 24 का, 26 का, याद करके रखना। अब तुमको कलर देख कर दिखाना, बताना है कि ये एनजी ट्यूब कितना नंबर का होगा। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, देखो ये हम एक तो एनजी ट्यूब लाए, तो अब तुमको ये बताना है कि एनजी ट्यूब का कलर को तुम किससे देखोगे? कलर को हमको प्रोक्सिमल टिप वाला पार्ट से करना है। समझ रहे हो ना? ये ट्यूब हर एक में ट्रांसपेरेंट मैक्सिमम होगा, पारदर्शी होगा। तो ये एनजी ट्यूब कौन सा कलर का है? कौन सा कलर का? तो ये बताओ कि ये कितना नंबर का होगा? कितना नंबर का होगा? 20। तो 20 नंबर का कलर कैसा होगा? येलो। समझ रहे हो? अब दूसरा तुमको ये जवाब देना है, ये कौन सा कलर का है एनजी ट्यूब? कौन सा कलर का? अब इसका तुम बताओ कितना नंबर का होगा? कितना नंबर का? 18। किससे तुम डिसाइड किया? कलर से। समझ रहे हो ना? अब ये बताओ, ये दोनों एनजी ट्यूब का नंबर तो डिफरेंट हुआ। अभी तो हम लेंथ नहीं बता रहे, क्या इसका लेंथ इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? क्या होगा? अब देखो सच में क्या इक्वल होता है कि नहीं, हम दिखा रहे। क्या इक्वल है? हाँ, अगर कलर डिफरेंट है तो किसके बेस पर? इसका मोटाई के बेस पर, इसका डायमीटर के बेस पर। अगर तुमको सही से दिख रहा है तो तुमको ये येलो कलर मोटा लग रहा है, जबकि रेड कलर उसके तुलना में क्या दिख रहा है? पतला। इतना बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अब एनजी ट्यूब का अगर हम पार्ट का बात करें, किसका बात करें? पार्ट का बात करें, ये प्रोक्सिमल इंड, ये डिस्टल इंड। प्रोक्सिमल इंड से लबाच और गबाच करने के लिए यूज करेंगे। एनजी ट्यूब का डिस्टल इंड में क्या होगा? ओपनिंग होगा। क्या होगा? इस ओपनिंग के थ्रू या तो हम फूड को स्टोमक में डालेंगे, या इस ओपनिंग के थ्रू स्टोमक का कंटेंट को सक करके बाहर निकालेंगे। निकालेंगे कि नहीं? ये एनजी ट्यूब का पार्ट। तो प्रोक्सिमल पार्ट में जो ये प्रोक्सिमल पार्ट का कलर ये डिसाइड करता है कि एनजी ट्यूब का नंबर कितना होगा। समझ रहे हो? प्रोक्सिमल पार्ट में देखो क्या एनजी ट्यूब का हेड पर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? इसको क्या बोलेंगे हम? कैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप। अब देखो एक बात गौर करो, किसी भी चीज का इमेज तभी बनेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब उससे लाइट पर के रिफ्लेक्ट हो, परावर्तित हो, तभी उस वस्तु का इमेज बनेगा। बात समझ रहे हो? ये जो ट्यूब है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है कि नहीं? अगर पारदर्शी है, अगर हम इसका इमेज बनाना चाहे तो आसानी से नहीं बनेगा। तो साइंटिस्ट क्या किया, देखो ये ट्यूब को, ये ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी ट्यूब है, इसके ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अच्छा से अगर देखोगे तो एक पीला कलर का लाइन है, छोटा सा। अगर देखोगे इस लाइन को बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? एनजी ट्यूब में जिस कलर का होगा उसी कलर का रेडियो ओपेक लाइन होगा। जैसे अभी दिख रहा है, देख छोटा करके है ना, देख छोटा पतला करके है ना, रेडियो ओपेक लाइन। इसमें देख, इसमें कौन सा कलर का है? दूर वाला को थोड़ा पतला करके दिख रहा होगा, रेड कलर का है ना। आखिर ये रेडियो ओपेक लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है एनजी ट्यूब में, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। देख
जैसे क्वेश्चन तुमको पूछेगा कि एनजी ट्यूब का कन्फर्मेशन टेस्ट क्या होता, क्या जवाब दोगे? एक्सरे। क्या जवाब दोगे? मतलब एनजी ट्यूब को हमको स्टोमेक में डालना है, एनजी ट्यूब स्टोमेक में आया कि नहीं आया, इस बात का कन्फर्मेशन कौन कराएगा? एक्सरे। एक्सरे करेंगे, एक्सरे में ये कहाँ तक गया है ये बात एक्सरे में दिख जाएगा, इसोफेगस में गया है कि ट्रेकिया में गया है कि स्टोमेक में गया है कि स्टोमेक से आगे इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। कौन कन्फर्मेशन कौन कराएगा? कन्फर्मेशन कौन कराएगा? एक्सरे। समझ रहे हो? तो एक्सरे नॉर्मली अगर हम इससे कोई लाइट मारेंगे, पारदर्शी है ना, पूरे अगर लाइट मारेंगे तो लाइट आर पार चला जाएगा ना, लेकिन ये रेडियो ओपेक लाइन के वजह से जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं ना, तो एक्सरे जब किया जाता है तो ये रेडियो ओपेक लाइन के मदद से इस एनजी ट्यूब का इमेज बन जाता है। किसमें? किसमें बनेगा? एक्सरे में, क्योंकि ये रेडियो ओपेक लाइन एक्सरे को पार होने नहीं देता। समझ रहे हो ना? तो ये रेडियो ओपेक लाइन के वजह से एनजी ट्यूब का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज रेडियो ओपेक लाइन के मदद से एनजी ट्यूब का इमेज बनेगा। किसमें बनेगा? किसमें बनेगा? एक्सरे में। तो कोई पूछेगा कि एनजी ट्यूब में आखिर ये जो लाइन होता है, ये रेडियो ओपेक लाइन इसको बोलते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? ताकि ये एक्सरे में विजुअलाइज हो सके कि एनजी ट्यूब कहाँ तक प्लेस है। क्या इतना बात समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देख, अब जवाब दे, एनजी ट्यूब का लेंथ कितना होगा? 105 से 120 सेंटीमीटर होगा ना। एनजी ट्यूब जो प्लेस करते हैं, एनजी ट्यूब का कौन सा लाइन हमको एक्सरे इमेज करने में हेल्प करेगा? कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? कलर, भले ही एनजी ट्यूब का लेंथ अलग अलग हो, सॉरी, भले ही एनजी ट्यूब का नंबर अलग अलग हो, लेकिन उसका लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? सेम। क्या इतना बात समझे? इतना बात समझे ना? अब देख, अभी देखो, अगर हम बोर्ड पे अगर लैंग्वेज में लिख पाए तो अच्छी बात, नहीं लिख पाए तो हम नोट्स भेज देंगे, फिर क्लास में कल एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन टाइम कम है, हमको पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ने से ज़्यादा हमको क्या मैटर करता है? समझना मैटर करता है ना? अब सुनो, फिर हम तुमको कल भी बताए थे, पहले भी बताए हुए हैं कि एनजी ट्यूब चाहे बच्चा हो, चाहे कोई इंसान 5 फीट का हो सकता, कोई इंसान 6 फीट का हो सकता, कोई 6.5 फीट का हो सकता, लेकिन सभी में एनजी ट्यूब हम सेम लेंथ का इंसर्ट नहीं करेंगे। तो एनजी ट्यूब का लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते? सब टिप ऑफ नोच से कहाँ पर? ईयरलोब पे ले गए, टिप ऑफ नोच से ईयरलोब, फिर ईयरलोब से कहाँ पर? ये बीच वाला बोन, ब्रेस्ट बोन, जिसको कौन सा बोन बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम का सबसे नीचा वाला पार्ट को बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। तो जिफॉइड प्रोसेस तक हम मेजर करेंगे, जितना आया उतना ही एनजी ट्यूब को हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। फिर से सुनो, एनजी ट्यूब अगर हमको किसी इंसान में इंसर्ट करना है, सबसे पहले एनजी ट्यूब को टिप ऑफ नोज पर रखेंगे, फिर ईयरलोब्स पर रखेंगे, फिर उसके बाद जिफॉइड प्रोसेस पर रखेंगे। तो कुल मिला के उस इंसान में कितना एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है? इतना तो ही एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है, बाकी इतना एनजी ट्यूब उसका कहाँ रखना है? बाहर में। अगर इतना इंसर्ट किए तब ये जाके वो कहाँ इंसर्ट होगा? स्टोमेक में। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो कहाँ चले जाएगा? इंटेस्टाइन में। क्या इतना बात समझ गए? तो एनजी ट्यूब का लेंथ किस प्रकार मेजर करेंगे वो बाद में हम लोग क्या हुआ सीख लिए। अब सुनो, एनजी ट्यूब का लेंथ मेजर करने भी सीख लिए। अब लिखेंगे क्या आगे? पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर सुन ही लो, और वो सुन ही लो, लिखेंगे बाद में ही। सुनाई समझ में आ रहा है ना? क्या बोल लग रहा है? समझ के रहेंगे ना? इंग्लिश में वहाँ अपने मन से बना कर लिख सकते हो ना? हैं, और नहीं आने पर व्हाट्सएप वाला इंग्लिश तो हम लोग को आता ही है। गलत बोले, देखो इस बार क्या होता है। भगवान ना करे कि एग्जाम से पहले तुम लोग का रिजल्ट आए। अरे अच्छा ही आएगा, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। सुनो क्या बोलना चाह रहे थे।
देखो पहले सुन लो, एक बात याद रखना है, एनजी ट्यूब में ना यहाँ मार्किंग क्या रहता है, कितना नंबर का, कहाँ कितना सेंटीमीटर है। जैसे देखो अभी हम बता रहे तुमको, यहाँ 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 150 नहीं है 50 है, ठीक, वो ये सिर्फ एरो है आगे वाला। फिर यहाँ 60 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 70 सेंटीमीटर, फिर यहाँ आगे नहीं है। मतलब समझ रहे हो कहने का मतलब क्या। देखो एनजी ट्यूब को लास्टली हमको डालना कहाँ पर है, स्टोमेक में डालना है ना। स्टोमेक से जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, इसोफेगस प्रेजेंट होगा ना, प्रेजेंट होगा ना। बाबू सुनो, अगर हम एनजी ट्यूब 40 सेंटीमीटर अंदर डालते हैं, कितना कितना सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर हुआ ना, 50 से थोड़ा नीचे कर देंगे यहाँ तक। अगर हम इतना एनजी ट्यूब किसी पेशेंट में अंदर डालते हैं तो वो एनजी ट्यूब कहाँ तक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस तक ही रह पाएगा। कहाँ तक रह पाएगा, इसोफेगस। बात समझ रहे हो। अगर हम 40 सेंटीमीटर एनजी ट्यूब को किसी पेशेंट में इंसर्ट करते हैं तो वो एनजी ट्यूब का ये वाला इंड वाला पार्ट इसोफेगस और स्टोमेक के बीच में जंक्शन होता है ना, जहाँ कार्डियक इंस्पेक्टर होता है, उसी के पास लटक के रह जाएगा, वो प्रॉपर स्टोमेक में नहीं जा पाएगा। स्टोमेक में प्रॉपर डालने के लिए हमको स्टोमेक में अगर हमको डालना है, कितना कितना इंसर्ट करना पड़ेगा बता, कितना इंसर्ट करना पड़ेगा, 50। अगर हम 50 सेंटीमीटर अंदर डाले, स्टोमेक का पार्ट पढ़े हो तुम, कार्डियक, पाइलोरिस, फंडस, बॉडी पढ़े हो ना। अगर हम 50 सेंटीमीटर अंदर डाल दिए तो वो कहाँ पर चले गया, स्टोमेक का बॉडी वाला पार्ट में चले गया। बात समझ रहे हो, स्टोमेक का कहाँ चले गया, बॉडी वाला पार्ट में, समझ रहे हो ना। अब और अगर 10 सेंटीमीटर हम बढ़ा दे, स्टोमेक का सबसे नीचा वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट, अगर 60 सेंटीमीटर अंदर कर दिए हम एनजी ट्यूब को तो वह कहाँ चले जाएगा, स्टोमेक का सबसे नीचा वाला पार्ट पाइलोरिक पार्ट में चले जाएगा। जाएगा, जाएगा ना। अगर 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा इंसर्ट कर दिए तब ये एनजी ट्यूब कहाँ जाएगा, स्टोमेक से कहाँ इंटर कर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो। अगर 40 सेंटीमीटर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो ये एनजी ट्यूब जो है, ये इंड वाला पार्ट गैस इसोफेगस और स्टोमेक के जंक्शन में ही रह जाएगा। अगर 50 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे ट्यूब को तो वो ट्यूब का ये इंड वाला पार्ट स्टोमेक का बॉडी पार्ट में चले जाएगा। बीच वाला पार्ट स्टोमेक का होता है ना, बॉडी। अगर और 10 सेंटीमीटर मतलब 60 सेंटीमीटर अगर हम इंसर्ट करेंगे तो वो लास्टली स्टोमेक का कहाँ चले जाएगा, नीचे वाला पार्ट में चले जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर किसी इंसान में हमको ये एनजी ट्यूब नॉर्मली मैक्सिमम तो प्लेस कहाँ करते हैं, स्टोमेक रीजन तक ही प्लेस करते। अगर किसी इंसान में एनजी ट्यूब को हमको इंटेस्टाइन तक ले जाना है, इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है तो कितना सेंटीमीटर जाना पड़ेगा, 60 सेंटीमीटर से आगे जाना पड़ेगा, तभी वो ट्यूब कहाँ इंसर्ट हो पाएगा, तभी वो ट्यूब कहाँ इंसर्ट हो पाएगा, इंटेस्टाइन। देखो इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है इंटेस्टाइनल ट्यूब। कौन सा ट्यूब, जिसका इंटेस्टाइन में ट्यूब डालना होता उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूब। उसका 2 एग्जांपल होता है, एक को बोलते हैं कैंटर ट्यूब, एक को बोलते हैं मिलर अबाउट ट्यूब। 2 ट्यूब होता जिसका नाम, सिर्फ नाम याद रखना है, ना ही फोटो याद रखना है। इंटेस्टाइनल ट्यूब करके स्पेसिफिक ट्यूब आता जिसका मेन काम क्या होता है कि ट्यूब को कहाँ डालना होता, इंटेस्टाइन में डालना होता। कहाँ डालना होता, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइनल ट्यूब का सिर्फ नाम याद रखना है। एक ट्यूब को बोलते हैं कैंटर ट्यूब और दूसरे ट्यूब को बोलते हैं मिलर अबाउट ट्यूब। लेकिन हॉस्पिटल में तुम कहीं भी जाओगे, प्रैक्टिस में इंटेस्टाइनल ट्यूब का यूज नहीं होता। प्रैक्टिस में ना ही कैंटर ट्यूब का यूज होगा, ना ही मिलर अबाउट ट्यूब का यूज होगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि इसलिए कि 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर एनजी ट्यूब ही डाल दिए, यही बन गया क्या, इंटेस्टाइनल ट्यूब। एनजी ट्यूब को ही हम इंटेस्टाइनल ट्यूब के रूप में क्या कर लिए, यूज कर लिए। इसीलिए इंटेस्टाइनल ट्यूब का यूज हम हॉस्पिटल में नहीं करते। क्या इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया? अब देख, समझ रहे हो? अब देख
घड़ी 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 कितना बजा? मोबाइल मोबाइल बने। सुन, अब फिर सुन, क्वेश्चन कोई पूछेगा कि एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट को कन्फर्मेशन किससे करेंगे? कौन सा टेस्ट से? कौन सा टेस्ट से? एक्सरे से हम एनजी ट्यूब का कन्फर्मेशन का पता करेंगे। अब देख, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ उसका असेसमेंट करने के लिए मेनली हम 3 मेथड यूज करेंगे। कितना मेथड? सबको लिखेंगे, पहले सुन लो ना। सुन, तुम हॉस्पिटल में तो बहुत देखा होगा, कितना मेथड यूज करेंगे एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं? कितना मेथड? 3 मेथड। सबसे पहले देखो, एनजी ट्यूब को हम पेशेंट में डालें, एनजी ट्यूब को पेशेंट में डालने के बाद हमको चेक करना है कि एनजी ट्यूब स्टोमक में गया या नहीं गया। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिरिंज डाल के इसमें सिरिंज अटैच करेंगे, इस कैप वाला रीजन से सिरिंज अटैच करेंगे, सिरिंज से एस्पिरेट करेंगे, खींचेंगे। अगर खींचेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आ गया, गैस्ट्रिक कंटेंट अगर आ गया तो इसका मतलब एनजी ट्यूब कहाँ प्लेस है? कहाँ प्लेस है? स्टोमक में। बात समझ रहे हो? तो एक मेथड एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट का पता लगाने के लिए एस्पिरेट करेंगे, खींचेंगे। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आ गया तो ट्यूब कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्टमक पर है। क्या इतना बात समझ गए? हाँ, अब सुन, दूसरा तरीका किसका पता लगाने के लिए, एनजी ट्यूब गया या नहीं गया। सुनो, एनजी ट्यूब प्लेस कर देंगे, एनजी ट्यूब प्लेस कर देंगे, जितना 60 सेंटीमीटर तक प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद हम इसमें 20 ml का सिरिंज अटैच करके एयर को पुश करेंगे। क्या करेंगे? एयर को पुश करेंगे। और स्टेथोस्कोप को कहाँ रखेंगे? स्टर्नम के जस्ट नीचे रखेंगे, जिफॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे रखेंगे। यहाँ एयर पुश करेंगे और यहाँ स्टेथोस्कोप लगा करके सुनेंगे। यहाँ एयर पुश करने पर अगर यहाँ साउंड आ रहा, स्टर्नम के जस्ट नीचे वाला रीजन पर, जिफॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे वाला रीजन पर अगर एयर का साउंड सुनाई दे रहा, इसका मतलब एनजी ट्यूब स्टोमक में प्रेजेंट है। इस मेथड को बोलेंगे एयर इंस्टिलेशन मेथड। में क्या यूज होगा? सिरिंज और स्टेथोस्कोप के मदद से करेंगे कि नहीं? करेंगे या नहीं? अब सुनो, यहाँ से 2 रास्ता जाता है, एक आगे की तरफ रास्ता जाएगा, एक रास्ता पीछे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ जो रास्ता जाएगा क्या बोल देंगे उसको? ट्रेकिया। पीछे की तरफ जो होता है उसको क्या बोलेंगे? इसोफेगस। कभी ये भी तो हो सकता है हम एनजी ट्यूब डालें और एनजी ट्यूब इसोफेगस में ना जाके कहाँ इंसर्ट हो गया? ट्रेकिया में चले गया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो अब इस दौरान हमको एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट का पता करने के लिए 60 सेंटीमीटर सबसे पहले अंदर डाल देंगे। अंदर डाल दिए। देखना एक बात, जब भी एनजी ट्यूब इंसर्ट करोगे ना तो पेशेंट को मुंह खोल के देखना होता है। पेशेंट को बोलना मुंह खोलो। कभी कभी पेशेंट क्या होता है, एनजी ट्यूब को कहाँ ले लेगा? मुंह में ही ले लेगा, वो इसोफेगस में नहीं जाएगा। ना ही इसोफेगस में गया, ना ही ट्रेकिया में गया। कुल मिला गलत हो गया ना? गलत हो गया ना? समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि मुंह में ही है, अब तुम एयर पुश करके यहाँ चेक कर रहे हो। पहले चेक कर लेंगे, अगर मुंह में चले गया तो फिर से डालेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो तीसरा मेथड जिसको बोलेंगे एयर बबलिंग मेथड में एनजी ट्यूब को सबसे पहले हम प्लेस कर देंगे। प्लेस करके एनजी ट्यूब का इस कैप को रिमूव कर देंगे। कैप को क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। इसको पानी का छोटा सा कटोरा में डिबो देंगे। पानी का छोटा सा कटोरा में डिबो देंगे। अगर कटोरा का पानी में बबल आ गया, बबल मतलब वाटर का बबल, समझ रहे हो ना? एयर बबल्स में बुलबुला अगर आ गया तो इसका मतलब एनजी ट्यूब कहाँ पर जाना? इसोफेगस में कि ट्रेकिया में? एयर कहाँ होगा? ट्रेकिया में कि इसोफेगस में? ट्रेकिया में। अगर एयर बबल आ गया इसका मतलब एनजी ट्यूब कहाँ प्लेस है? ट्रेकिया में प्लेस है। इस दौरान अगर तुम यहाँ एनजी ट्यूब से कुछ भी इंसर्ट कर दिया, पेशेंट का डेथ हो जाएगा। बात समझो? लंग्स में चले गया। अगर एयर बबल नहीं आया तब एनजी ट्यूब कहाँ पर प्रेजेंट है? इसोफेगस में प्रेजेंट है। लेकिन क्या ये तीनों मेथड एनजी ट्यूब का कन्फर्मेशन को डिसाइड किया? चाहे तुम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट कर दो, हो सकता है इसोफेगस का कंटेंट ही एस्पिरेट हो जाए। तुम एयर इंस्टिलेशन किया करके जो चेक किया, हो सकता है स्टोमक के जस्ट ऊपर वाला रीजन में ही रह गया हो। तुम एयर बबल मेथड चेक किया, अगर बबल नहीं आया, क्या यह बात कंफर्म दिखा रहा है कि स्टोमक में ही गया?
ये तीनों मेथड एनजी ट्यूब का असेसमेंट है, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं मैक्सिमम 95% सही होता, मैक्सिमम 95% सही होगा। लेकिन एनजी ट्यूब का कन्फर्मेशन किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा? लेकिन मोस्ट कॉमन कितना मेथड यूज करते हैं? सबसे पहला मेथड को बोलेंगे गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड, खींचेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को। दूसरा मेथड को बोलेंगे एयर इंस्टिलेशन या अस्कल्टेशन, एयर इंस्टिलेशन एंड अस्कल्टेशन मेथड, एयर को इंस्टिल करके यहाँ स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड को कौन सा मेथड बोलेंगे? एयर बबलिंग मेथड। 60 सेंटीमीटर अंदर डालने के बाद पानी भरा कटोरा में इसको डालेंगे, अगर बुलबुला आ गया तो मतलब इसका एनजी ट्यूब कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? ट्रेकिया में एनजी ट्यूब प्रेजेंट है। क्या इतना बात समझ गए? एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट को चेक करने के लिए मिलनी कितना मेथड? 3। कितना मेथड? 3। एक बात बताओ, सुनाई दे रहा ना, समझ रहे हो ना? अब फिर सुनो, अब ये तीनों मेथड में सबसे तुम्हारे लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होना चाहिए? जवाब दो तो। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड, एयर इंस्टिलेशन मेथड और एयर बबलिंग मेथड, 3 मेथड बताए ना, तो मोस्टली मोस्ट कॉमन कौन सा मेथड होना चाहिए? कौन सा? गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड अगर मोस्ट कॉमन है, इसके पीछे का क्या रीजन है? मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड, आखिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड को ही क्यों बोलते हैं? सुनो, देखो हम एयर बबलिंग मेथड को, सॉरी, एयर इंस्टिलेशन और अस्कल्टेशन मेथड को भी तो मान सकते थे ना, एयर डालेंगे और यहाँ सुनेंगे। हॉस्पिटल में मोस्टली तुम देखना यही होता है, जैसे एनजी ट्यूब डाला, 20 ml का डिस्पो लगा दिया, एयर इंसर्ट करेगा, अगर आ गया आवाज़ मतलब प्लेस हो गया, मोस्टली यही यूज करें। लेकिन एग्जाम में अगर तुमको पूछेगा मोस्ट कॉमन मेथड एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट का, तो ये तुमको नहीं जवाब देना है, जवाब देना गैस्ट्रिक एस्पिरेशन मेथड। तुम बोलोगे आखिर हम एयर इंस्टिलेशन या ऑस्कल्टेशन मेथड को क्यों नहीं मोस्ट कॉमन बोले? इसके पीछे का रीजन सुनो। देखो, स्टोमक में गया ना ट्यूब, गया ना, तुम एयर डाला, 20 ml एयर डाला, तुमको पता नहीं चला, फिर 20 ml डाला, 40 ml एयर कहाँ डाल दिया? तुम कहाँ डाल दिया? स्टोमक कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? स्टोमक में गैस भरेगा कि नहीं भरेगा? स्टोमक में एयर भरेगा, स्टोमक कंप्रेस होगा, तो स्टोमक में ब्लोटिंग की समस्या होगा कि नहीं होगा? गैस की समस्या होगा कि नहीं होगा? एब्डोमेन डिस्टेंशन या पेट फुला रहने की समस्या होगा कि नहीं होगा? पेशेंट पहले से एडमिट है, उस पहले से एडमिट पेशेंट में, बीमार पेशेंट में डाइजेशन कैपेसिटी ऐसे ही घट जाता है। फिर तुम क्या करते हो? बाहर से एयर डाल रहे हो, 1 बार 2 बार 3 बार एयर डाल रहे हो, एयर कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? स्टोमक में जा रहा है, तो स्टोमक को फुलाएगा ना। क्या इसको मोस्ट कॉमन मेथड यूज मान सकते हैं क्या? इसको मोस्ट कॉमन मेथड हम नहीं मान सकते, समझ रहे हो ना? तो एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट का मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन को मानेंगे। किसको मानेंगे? गैस्ट्रिक एस्पिरेशन को। क्या इतना बात समझ गए? इतना बात समझ रहे हो ना? अब सुनो, देख, अब देख तुम कि एनजी ट्यूब किसी इंसान में अगर हम डालें तो क्या क्या हमको सावधानी बरतना पड़ेगा। समझ में जब आ ही रहा तो कल ही लिख लेंगे, या नहीं ही लिखेंगे तो नोट्स नहीं लिख लेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो, इसको समझा, इसको याद रख, इसको लिखने से ज़्यादा इसको समझना जरूरी होता है। क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल में काम करोगे, तुमको हर एक रोज़ 10 एनजी ट्यूब पेशेंट को डालना पड़ेगा, अगर हॉस्पिटल अच्छा है तो। तुमको हर एक प्रिकॉशंस, हर एक सावधानी और हर एक प्रोसीड्यूर का तरीका तुमको पता होना चाहिए, नहीं तो तुम मिस्टेक करोगे, नहीं तो तुम मिस्टेक करोगे। जैसे नाक में तुम यहाँ पर लुब्रिकेशन लगा के अंदर डालेंगे, लेकिन अगर हम एक तरीका यूज कर ले, जैसे देखो ये अंदर डाले, तो सबसे पहले नाजोफेरिंक्स में जाएगा, नाजोफेरिंक्स में जाएगा ना, नाजोफेरिंक्स से आगे करेंगे हल्का ओरोफेरिंक्स में जाएगा। कोई भी चीज़ ओरोफेरिंक्स में जाता है तो हम निगलते हैं ना, निगले तो निगलेंगे कोई चीज़ ओरोफेरिंक्स में, तो वो कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में जाएगा कि इसोफेगस में जाएगा? अगर कोई चीज़ ओरोफेरिंक्स में आ गया, अगर वहाँ से हम निगलने का कोशिश किया तो कहाँ जाएगा? इसोफेगस में। वो कहाँ चले जाएगा? इसोफेगस में। तो आसानी से हम उसको डाल सकते हैं ना, स्टोमक में आसानी से डाल सकते हैं ना। नहीं समझा? कितना यूँ अंदर डालो। अगर तरीका अगर नहीं अपनाओगे तो तुम 10 बार में 1 बार 2 बार एनजी ट्यूब इंसर्ट कर पाओगे। लेकिन अगर तरीका सही रखोगे, एनजी ट्यूब अंदर डाले, जैसे पेशेंट को पहले इंसर्ट कर देंगे, जैसे हम आपको बोलेंगे आप निगलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मैथिली में ढोकिए, बोलते हैं ना, निगलिए, स्वेलिंग कीजिए, स्वेलो कीजिए,
जैसे पेशेंट का ओरोफेरिंक्स के पास आएगा, जैसे इतना तो चले गया, पेशेंट को बोलेंगे निकलिए निकलिए बाबा। जब निकलेगा तो वो कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? इसोफेगस में। कहाँ इंसर्ट हो जाएगा? इसोफेगस में। समझ रहे हो ना? अब बहुत कोई बोलेगा कि हम नहीं निकल सकते, बोल सकते, अलग अलग पेशेंट का अलग अलग मेंटल स्टेटस होता, वो नहीं निकलना चाहेगा, तब उस दौरान तुम क्या करोगे? सुनो, छोटा सा कटोरी में पानी भर लेना, छोटा सा कटोरी में पानी भर लेना, एनजी ट्यूब को अंदर डाल देना। जैसे अंदर जाके एनजी ट्यूब थोड़ा मतलब वहाँ जाकर नाजोफेरिंक्स या ओरोफेरिंक्स में टच होगा, थोड़ा आने जाने में थोड़ा हार्ड लगेगा ना, तो पेशेंट को बोलेंगे, पेशेंट को निकलने बोलेंगे तो निकलेगा नहीं, बोलेगा ये कैसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है, क्यों निकलेंगे? तो उसको पानी का कटोरी में पानी भर के रख देना, बोलो आप बाबा ये पानी को पीजिए। पानी जब पिएगा तो ऐसा कभी होता है पानी मुंह में चले गया और उसको निकले नहीं, ऐसा होता है? पानी जैसे जाएगा तो निकलेगा ना, जैसे वो निकला तो वो अपने आप ऑटोमेटिक कहाँ प्लेस हो जाएगा? कहाँ प्लेस हो जाएगा? इसोफेगस। तो इस प्रकार प्रॉपर प्लेसमेंट हो गया इसोफेगस। अब अंदर आंख मुंह के अंदर डालेंगे 50 सेंटीमीटर में स्टोमेक, 60 से ऊपर चलेगा तो इंटेस्टाइन, जाएगा ना? जाएगा ना? तो एनजी ट्यूब को प्लेसमेंट करने के प्रैक्टिकल मेथड हम तुमको बताए, पेशेंट को डाल देना, पानी पीने बोलना, पानी पिएगा निकलेगा तो अपने कहाँ चले जाएगा। अगर ऐसा तरीका तुम अपनाओगे तो मैक्सिमम टाइम कभी भी तुम्हारा पेशेंट कभी भी इस एनजी ट्यूब को मुंह में नहीं लेगा, नहीं तो तुम यहाँ से नाक से डालोगे या मुंह से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा। नहीं समझा? ये तरीका अपनाएंगे, समझा? अब दोनों, अब सुनो, और एक तरीका, तुमको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? हर एक चैप्टर इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम ध्यान से नहीं दोगे पढ़ोगे तो देखो। अब सुनो, अब और नया इंटरेस्टिंग बात तुम ये सुनो कि देख, एक बात याद रखना, जब भी तुम हॉस्पिटल में काम करोगे तो भाई हम ये काम जब हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो इंसानियत मानवता नाम का भी चीज़ होता है ना, उसको तो हम साइड में नहीं रख सकते हैं ना कि हाँ एनजी ट्यूब लगाना है, पूरे मानवता को क्रॉस करके, इंसानियत को क्रॉस करके पूरे पेशेंट को टॉर्चर करके लगा दिए, ऐसा थोड़े ना, इंसानियत भी तो मेंटेन रहना चाहिए ना। तो उस दौरान देखो क्या करेंगे, एनजी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन में जब एनजी ट्यूब से किसको डालेंगे? फूड को डालेंगे। किसको डालते हैं मेनली? फूड को। अगर तुम एनजी ट्यूब से पेशेंट को तुरंत फूड दिया, तुरंत फूड, अरे फूड मतलब चावल नहीं डाल देते रे, दाल का पानी डाल देते हैं, चावल दाल डाल देते हैं, सत्तू डाल देते हैं, जूस डाल देते हैं, लिक्विड डाल देते हैं, समझ रहे हो ना, ताकि ये पाइप से जाए। तुम सोनी चूरा डाल देना इससे, यहाँ आकर लटक जाएगा, फिर बाप कर। सुनो क्या बता रहे थे, एनजी ट्यूब जब भी किसी पेशेंट में प्लेसमेंट होगा तो कभी भी उसको बार बार रिपीट फीडिंग नहीं कराना है। अगर पेशेंट को रिपीट फीडिंग कराए तो पेशेंट को डायरिया होने का रिस्क बढ़ जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, जो हम दाल लाए, जो जूस लाए, जो लिक्विड कंपोनेंट लाए, वो कभी भी गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्म कंपोनेंट एनजी ट्यूब से डाले पेशेंट को फिर दूसरा रिस्क, फिर डायरिया उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो तुरंत नहीं खिलाना, नहीं फीडिंग कराना है, और गर्म को भी फीडिंग नहीं कराना है। इससे क्या हो गया? पेशेंट को डायरिया होने का रिस्क होता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर टेबलेट डॉक्टर एडमिनिस्टर किया है, टेबलेट को पहले क्रश करेंगे, घोलेंगे, फिर एनजी ट्यूब के थ्रू क्या करेंगे? डालेंगे। अगर कैप्सूल डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन किया है, कैप्सूल को ओपन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर आगे इसको डालेंगे। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? अब एक बात और याद रखना, जितना हम बताए प्रोसीड्यूर, ये प्रोसीड्यूर तुम्हारा बुक में, तुम्हारा नियम, तुम्हारा नर्सिंग इथिक्स कहता है, लेकिन हॉस्पिटल में मैक्सिमम इसका फॉलो नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास नहीं है वो नॉलेज, लेकिन हम लोग चूँकि पढ़ते हैं तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे। देखो जैसे एनजी ट्यूब हम पेशेंट को प्लेस किए, एक बार फीडिंग कराए, दोबारा अगर हमको फीडिंग कराना है एनजी ट्यूब से, दोबारा फीडिंग अगर हमको कराना है, चाहे 3 घंटा हो चाहे 4 घंटा हो, फीडिंग कराने से पहले सबसे पहले 50 ml का डिस्पोजल गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करेंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करें। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml से कम है, 100 ml से कम है, तभी जाके हम इंसान में फिर से दोबारा फीडिंग कराएंगे। बात समझा? 50 ml से निकालेंगे, निकाल कर फेंक नहीं देना,
फिर दूसरा सिरिंज से 50 ml निकालना। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 50 ml से कम ही निकला तभी जाके हम उस पेशेंट को दोबारा फीडिंग कराएंगे। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml से ज़्यादा निकल गया, वही बोले थे ना, क्या बोले थे, हाँ सॉरी, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml से कम हो तभी जाकर हम फीडिंग कराएंगे। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट 100 ml से ज़्यादा हो जाए तो हम उस इंसान को फीडिंग नहीं कराएंगे। इसके पीछे का रीजन, क्योंकि उसका स्टोमक 100 ml से ज़्यादा अगर आ गया कंटेंट, इसका मतलब पहले से उसका स्टोमक भरा हुआ, फिर फीडिंग कराएंगे तो डायरिया करवा देगा ना, कराएगा कि नहीं कराएगा, मेरा बात समझ रहे हो ना। अगर 100 ml से कम आए तभी जाके फीडिंग कराएंगे, अगर 100 ml से ज़्यादा आए तो फीडिंग हमको नहीं कराना। क्या इतना बात समझ गए? इतना बात समझ गए किसके रिगार्डिंग? गैस्ट्रिक राइस ट्यूब से संबंधित। अब एक बात बताओ, जो गैस्ट्रिक कंटेंट को हम निकाले, 100 ml को निकाले, पता चला कि 80 ml था, तो हमको फीडिंग कराना है। जो 80 ml आप गैस्ट्रिक कंटेंट जो निकाले उसको फेंक देंगे, उसको फिर से इंसर्ट करेंगे? हाँ बताओ, उसको फेंक देंगे भाई तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट का सभी तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर चले गया ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा ना, उसको फिर से क्या करेंगे हम? इंसर्ट करेंगे, ना कि फेंकेंगे। अगर फेंक दिए तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अब तीसरा तरीका समझो, घड़ी मेरा भी है, ये मत देखो, लेकिन 6 बजता है, ठीक, घड़ी है ना, असली में जब टाइम खराब चल रहा है तो इसमें कैसे खराब सही चलेगा। सुन, अब एक तरीका और सुन, और एक तरीका सुन, जैसे एनजी ट्यूब हम किसी पेशेंट में प्लेस कर दिए, किया ना, इधर सुनना भाई, एनजी ट्यूब किसी पेशेंट में प्लेस कर दिए, हमको सबसे एज अ नर्स, एज अ पढ़ा लिखा नर्स, मेरा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम पेशेंट को मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन से बचा सके, नहीं तो मेरा पढ़ने का क्या ही उद्देश्य रह जाएगा, रह पाएगा कोई? हम भी तो वही बन गए ना। छोड़ो, तो जब भी एनजी ट्यूब से हम फीडिंग कराएंगे पेशेंट को तो क्या करेंगे? कैप खोलेंगे, कैप खोल के यहाँ से डालेंगे, फ्लूइड डालेंगे ना। लेकिन याद रखना, ये कैप अगर हम खोले, कैप को अगर हम खोले भाई, यहाँ से एयर इंसल्ट हो सकता है ना, स्टोमक में हो सकता है ना, एयर जाएगा तो एसिडिटी कराएगा ना, स्टोमक में एयर पेट में एसिडिटी कराएगा ना। तो याद रखना, जब भी हम एनजी ट्यूब को ओपन करेंगे फीडिंग कराने के लिए, कैप को ओपन करेंगे, एनजी ट्यूब का कैप को जब भी ओपन करेंगे तो पिंच दो एनजी ट्यूब का, इसको क्या करेंगे? दाब देंगे, दाब दिए, दाबे। अब दाबने से क्या एयर बाहर का एयर अंदर जा पाएगा? अब जाके यहाँ निडल से ना डालेंगे, एनजी ट्यूब फीडिंग कराते हैं, सॉरी निडल से रहे, सिरिंज से ना, 50 ml डिस्पोज से। अब सिरिंज को यहाँ अटैच करेंगे, सिरिंज को अटैच करने के बाद तब इसको पिंच, इसको प्रेशर को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। अब क्या करें? अब इंसर्ट करेंगे, करेंगे ना। फिर जब हम इसको निकालेंगे, सिरिंज को निकालने से पहले पिंच कर देंगे ताकि एयर नहीं जाए, फिर इसको लगा देंगे, छोड़ देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे क्या बेनिफिट होगा कि एयर पेशेंट का स्टोमक में नहीं जाएगा और एब्डोमेन डिस्टेंशन से पेशेंट क्या हो पाएगा? बच पाएगा। समझ रहे हो ना, एब्डोमेन डिस्टेंशन से पेशेंट बच पाएगा। अब लिख सकते हैं कुछ, एनजी ट्यूब से मैक्सिमम चीज़ समझ गए ना, कितना लेंथ होता, कितना कलर होता, कैसे प्लेसमेंट करेंगे, कैसे प्लेसमेंट को असेसमेंट करेंगे, फीडिंग कराने से पहले कैसे कैसे चेक करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मोस्टली जान गए ना, जाने कि नहीं? अब लिखेंगे ताकि हमारा नोट्स भी 5 मिनट में तो कुछ लिख सकता है, मेरा मार्कर ख़त्म कर दिया। इधर सुन, चैप्टर का नाम क्या था? एनजी ट्यूब इंसर्शन। एनजी ट्यूब फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। दूसरे नाम में क्या बोलेंगे? फीडिंग ट्यूब, या फिर उसके दूसरे नाम में क्या बोल सकते हैं?
राइस ट्यूब बोलेंगे ना। अब बताओ एनजी ट्यूब का लेंथ कितना होगा? 105 से 120 सेंटीमीटर होगा ना। डिफरेंट कलर का एनजी ट्यूब का डिफरेंट डायमीटर हो सकता है, लेकिन उसका उसका लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। लेंथ लिख लिया। अब देखो फिगर बना रहे थे, इधर देखो एनजी ट्यूब का लास्ट वाला पार्ट को बोलेंगे ब्लंट एंड, बंद होता है। ये क्या है? ओपनिंग है। क्या हुआ? ओपनिंग। ये एनजी ट्यूब का हेड वाला पार्ट हुआ, इसको क्या बोलेंगे? कैप। क्या बोलेंगे? कैप। अब तुमको जवाब देना है कि एनजी ट्यूब में जो छोटा छोटा लाइन होता है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? रेडियो ओपैक लाइन। किसमें हेल्प करेगा? हेल्प इन एक्सरे डिटेक्शन। एक्सरे डिटेक्शन में क्या करेगा? एनजी ट्यूब हेल्प करेगा, करेगा ना। अब देखो नंबर ऑफ एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का नंबर क्या क्या होगा? 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आ रहा है कि नहीं रे? देख हम याद कैसे रखते थे? इधर देख, मोस्ट कॉमनली कौन कौन यूज होता है? GOR। जी से, O से, R से, और 20 का कौन सा कलर होता है ना? क्या बचा? 8, 10, 12। BMW गाड़ी का नाम सुने हैं ना? क्या होता है? BMW होता है ना, होता है ना। लेकिन यहां दूसरा गाड़ी होता है BBW। B मतलब ब्लू, ब्लैक, W से व्हाइट। ये एनजी ट्यूब अलग अलग नंबर का अलग अलग कलर। 8 नंबर का कौन सा कलर? जवाब दो ना रे। 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, 20 का। अब जवाब दो, ये कैसा कौन सा नंबर का हुआ? हाँ कौन सा? ये कौन सा नंबर का हुआ? जल्दी लिखो। समझाना, समझाना। लिखा रे, इसको मिटा, ऊपर वाला को, ऊपर वाला रे, इधर दे। देखो पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब, पर्पस ऑफ एनजी ट्यूब मेनली एक लवाज के लिए, सबसे पहले गवाज के लिए, फॉर गिविंग फूड, क्या बोलते हैं? गवाज। दूसरा लवाज, फॉर एस्पायरेट कौन सा कंटेंट? गैस्ट्रिक कंटेंट को क्या बोलेंगे? लवाज बोलेंगे ना। ये दो पर्पज से मेनली यूज करते हैं ना। अब हमको तुम कल लिख के क्या लाओगे? सुनो, क्या लिख के लाओगे? सुनो, एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट का कितना मेथड बताए थे? मेथड कितना बताए थे? 3 मेथड तुम कल लिख के लाना। ला पाओगे? हाँ। एनजी ट्यूब का कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता बताए ना अभी? क्या क्या होता? गरम दे दिए तो डायरिया हो गया, रेपिड दे देंगे डायरिया हो जाएगा, एनजी ट्यूब डालने में स्पीड कर दिया तो इंजरी हो गया तो ब्लीडिंग होने लग जाएगा, होगा ना। आगे पढ़ेंगे कल। मैम तो हमको